हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल गुरु। और आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का ये चौथा वीडियो शुरू करेंगे। जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर आपके लिए बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी के लिए बिल्कुल फ्री बैच दिया जा रहा है। इस बैच में आपको मेडिवल हिस्ट्री मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री दिया जाएगा, फिर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी तमाम सब्जेक्ट जो कि बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको दी जाएगी। सो वैसे बच्चे जो आज के दौर में पेड बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सुनहरा मौका है कि हमारे इस फ्री यूट्यूब बैच से जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें तथा अपना एक इतिहास रचें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यूट्यूब सेशन का ये पार्ट 4 का पहला वीडियो मेडिवल हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइस, इन विच मुस्लिम रूलर क्वाइंस गॉडेस लक्ष्मी इमेज वाज इंक्रिप्टेड। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, पहले इंग्लिश पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा। हिंदी में ट्रांसलेट करके कहा जाता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये आपके बिहार दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जिन सिक्कों को जारी किया था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो मूर्ति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्राउट अशोक पिलर टू दिल्ली। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली में लगवाया था या फिर मंगवाया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और ये किसका भाई था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो वो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था। साथ ही साथ उसका जो बचपन का नाम था वो था जौना खां, और जौना खां के नाम पर ही उसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने आपके जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जिसका वास्तविक जो नाम था, एक कॉलिंग नेम जिसको बोलते हैं सिराज ए हिंद, यानी भारत का सिर। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे में बेसिकली करता है क्या हूँ, मैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन को टैकल करना आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत राइट पोयम बाई नेम गुलरुखी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये बिहार सचिवालय में सहायक में भी आया था और एसएससी इंटर लेवल मेंस में भी आया था, जो 2017 में पेपर हुआ था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो कि अपना नाम नहीं बल्कि अपना नाम बदलकर गुलरुखी के नाम से किताबें लिखा करता था। तो वो था सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी से एक और भी क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो सिकंदर लोदी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू। दीवाने अर्ज विभाग जो था वो किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज अक्सर पूछता है कि दीवाने अर्ज जो था वो कृषि से संबंधित था। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो दीवाने अर्ज को शुरुआत करने वाला था बलबन। और बलबन से एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लौह रक्त नीति जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, शुरू करने वाला यही बंदा था, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। जो हिंदी व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर बता देना चाहता हूं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो हमारे इस बैच से जुड़े हुए हैं, बिहार दरोगा बिहार एसएससी फ्री यूट्यूब बैच से, उनको बताना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से हिंदी में इसको सुनिएगा और कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन ये बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ करके कॉपी में लिख करके याद करेगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आपके मेडिवल हिस्ट्री से हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। व्हाट इज हदीस? हदीस क्या है? तो हदीस जो होता है उस समय का एक इस्लामिक कर था जो हर इस्लाम के मानने वाले लोगों को देना पड़ता था, हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा है, क्योंकि मैं जब कल का वीडियो बना रहा था पार्ट 3 उसमें बताया भी था कि दिल्ली सल्तनत की जो पूरा कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत, वो मुख्य रूप से 1206 से 1526 तक रहा है। तो इसमें कुल 5 वंश थे और 5 वंश में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जिसका मैंने एक ट्रिक भी दिया था कि गुलाब खिले तो सांस ले लो, यानी गु से गुलाब, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, आपका सा से सैयद और ल से लोधी। बात करते हैं, कभी कभी मैं अक्सर देखता हूं कि बिहार दरोगा का मेंस वगैरह में इनका साल पूछ लेता है, गुलाम वंश कब से कब तक था, सबसे बड़ा वंश कौन सा था। तो सबसे बड़ा वंश की बात करते हैं तो वो खिलजी वंश था, नहीं सबसे छोटा वंश कह सकते हैं खिलजी वंश था। सबसे छोटा वंश जो था वो खिलजी वंश था। और सबसे बड़ा वंश की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन सा आप खुद देख सकते हैं,
1206 से लेकर 1290 ये रहा आपका गुलाम वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी 30 साल तक रहा। उसके बाद तुगलक वंश तो 1300 सबसे लंबा तुगलक रहा, देख रहे होंगे आप लोग, 1320 से 1414 यानी 6 साल अगर और जोड़ देंगे तो 1420 तक हो जाएगा। सबसे लंबा तुगलक वंश, सबसे छोटा खिलजी वंश यानी खिलने से पहले ही समाप्त हो गया खिलजी वंश, और तुगलक सबसे लंबा रहा। सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 से लेकर 1451 रहा। लोधी वंश की बात करते हैं तो 1551 से लेकर 1451 से लेकर 1526। 1526 में कौन, इब्राहिम लोधी, जो मारा गया था किसके, बाबर के हाथ से, पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इससे बहुत तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको आपको ईयर बेस्ड दे देगा, साल मैच करने के लिए दे देगा, या फिर स्पेसिफिक साल पूछ लेगा, या फिर इससे पूछ लेगा कौन सबसे बड़ा वंश था, कौन सबसे छोटा वंश था, कौन पहला वंश था, कौन अंतिम वंश था। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने इस फैक्ट को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हु इज कॉल्ड मैरिज ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे थोड़ा शुरुआत में अटपटा भी लगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा लिया है आपके लिए, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट है जो वो इलेबरेट हो पाए। कहा जाता है हु इज कॉल्ड मैरिज ऑफ इंडिया, भारत की शादी किसे कहा जाता है। भारत की शादी मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जिसके गजलों को भारत के शादियों में गाया जाता है। तो ये अमीर हसन था। जी हाँ दोस्तों, अमीर हसन जो थे वास्तव में एक गजल वादक थे, ये काफ़ी अच्छे गजल कहा करते थे। तो इन्हीं के गजल को आमतौर पर भारत के शादियों में सुनने को मिलता है, इसलिए इनका नाम होगा अमीर हसन। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था बिहार दरोगा के, और बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो मैंने कहा कि इस बार डाल देता हूँ, ताकि अगले बार अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखे तो आपसे आसानी से बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मेहनत के लिए, हमारे आपके लिए जो फ्री यूट्यूब बैच है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ये चीज़ों को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये को याद रखिएगा, अगर आप कहीं से ज्ञान ले रहे हैं तो उस ज्ञान को आप रिवार्ड के रूप में क्या दे रहे हैं, आप रिवार्ड के रूप में सिर्फ ये दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ उसे एक लाइक तो बनता है कि हाँ भैया हम लाइक किए हैं, हमें ये चीज़ें अच्छी लगी है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने आपका मन में कोई बात है जो मुझे आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब जल्द से जल्द दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द राइटर ऑफ बारहमासा। बारहमासा एक पुस्तक थी, 12 मास बोलते हैं ना, 12 महीना, तो 12 मास एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत जाने माने राइटर है, बहुत फेमस राइटर है। तो 12 मास के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, विच हिंदू स्टेट वाज मेंशन्ड इन बाबरनामा। जैसा कि पता होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाबरनामा, जो कि लिखा गया था क्या, बाबरनामा पहले था तुजुके बाबरी, पहले था तुजुके बाबरी, जो बाबर ने लिखा था वो तुर्की भाषा में था, फिर उसे फारसी भाषा में लिखा गया, जो बाबरनामा का नाम से जाना गया। और इस बाबरनामा की बात करते हैं तो इसमें बाबर ने किन शासकों के क्षेत्रों का इन्होंने जिक्र किया था। तो याद रखिएगा, बाबरनामा जो था इसमें 2 शासकों का जिक्र किया गया था। पहला मेवाड़, मेवाड़ के उस समय राजा थे राणा सांगा, और उसके बाद था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य पता ही होगा, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में बात करते हैं तो कृष्णदेव राय थे। और विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम लास्ट जो उसकी कह सकते हैं उसका रिमेन्स था, उसके जो अंतिम जो कुछ यादें थी वो कहाँ पाई गई थी, तो हम्पी में पाई गई थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य से मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के आते हैं, हु बुल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, जिस बाबरी मस्जिद को तोड़ करके अभी अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, उस बाबरी मस्जिद को बनाने वाला कौन था। ये बाबरी मस्जिद हमारे देश में काफ़ी बड़ा मुद्दा भी था, जो राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर अपने जीत के लिए इस्तेमाल करती थी। तो उस बाबरी मस्जिद को बनाने वाला था मीर बाकी। कौन था, मीर बाकी ने बनाया था बाबरी मस्जिद हमारे राम में अयोध्या मंदिर को तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, शेर शाह गॉट हिज एजुकेशन। शेर शाह जैसे कि पता होगा कि मुगलों में जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो हुमायूं को हरा करके अपनी साम्राज्य को खड़ा करने में सूरी वंश का एक सबसे बड़ा नाम रहा है। तो उसमें शेर शाह सूरी का नाम आता है। शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो इसके बेटे का नाम इस्माइल था। और शेर शाह सूरी का अगर बात करते हैं तो शेर शाह सूरी का जो वास्तविक जो शिक्षा हुआ था वो जौनपुर से हुआ था। हालांकि इसने अपनी पूर्णतः राजधानी सासाराम को बनाया था। और सासाराम में ही इसका क्या है, तो सासाराम में ही इसका आर्टिफिशियल जो है झील पर इसका कब्र भी है। ठीक है, शेर शाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
वेयर वाज शेर शाह सूरी डाइड। जैसा कि पता होगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में बनाया गया था, लेकिन सासाराम में वो मरा नहीं था, वो मरा था कालिंजर के युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, कालिंजर का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय शेर शाह सूरी के सेना में तोप बहुत थे। जब ये तोप चलाया तो राजा के जो कालिंजर था, कालिंजर के महल से टकरा करके वापस जो था वो तोप इसी को लग गया, जिसमें ये काफ़ी घायल हो गया और ये इसकी आखिरी विजय थी। कालिंजर का युद्ध तो ये भले जीत गया, लेकिन उस कालिंजर के युद्ध में ये मर गया। और ये कब हुआ था? 1545, जिसे बाद में आपके सासाराम में एक झील में बीचों बीच दफनाया गया। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन देता हूँ। जब भी मैं कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ जो नए बच्चों को बताना चाहता हूँ तो मैं एक चीज़ से 2-3 चीज़ समझा देता हूँ ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट और भी बेस्ट हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट। सबको पता होगा हल्दी घाटी एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में 2 हिंदू को लड़ाने वाले मुसलमान थे। जी हाँ दोस्तों, 2 हिंदू को लड़ाने वाले मुसलमान थे, यानी कहने का मतलब होता है कि अकबर के तरफ से जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें लड़ने वाले 2 हिंदू थे, यानी 2 हिंदू को लड़ाने के पीछे मास्टरमाइंड था मुस्लिम। तो हल्दी घाटी 2 हिंदुओं के बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1575। कमेंट बॉक्स बताइएगा कि हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था। आपको ऑप्शन याद होगा, एक तो अकबर का साला ही था और विपक्ष में कौन था ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। हु स्टार्टेड जब्त सिस्टम। जब्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत अंगूठा छाप शासक ने किया था और अंगूठा छाप पूरे मुगल साम्राज्य में कौन था? तो वो था अकबर। अकबर ने जब्त प्रणाली सिस्टम शुरू किया था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे दिए गए निर्देशों को या टैक्स को नहीं देता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। ये होगा था जब्त प्रणाली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु स्टार्टेड आईने दहसाला। जी हाँ दोस्तों, आईने दहसाला था क्या पहले समझ लीजिए, फिर चालू कौन किया था वो बता देते हैं। आईने दहसाला जो अकबर के साम्राज्य में एक टोडरमल हुआ करता था और टोडरमल जो था वो अकबर का वित्त मंत्री था। तो अकबर के समय में क्या हुआ था कि एक बार काफ़ी ज़्यादा राजकोषीय घाटा काफ़ी हो गया था, मतलब राजा का जो धन था वो काफ़ी कम हो गया था। तो उसको बढ़ाने के लिए टोडरमल ने राजा को एक उपाय दिया कि जिस व्यापारी को आप हर साल लाइसेंस देते हैं तो एक मोटा रकम लेते हैं, आप क्या कीजिए कि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए यानी अपने खजानों को भरने के लिए आप क्या कीजिए कि उसे 10 साल का लाइसेंस एक बार में ही दे दीजिए और उसे कुछ कम कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि व्यापारी को मुनाफा दिखेगा, प्रॉफिट कि हाँ भाई, जैसे मान लो मैं हर साल 1 लाख रुपये का लाइसेंस लेता हूँ तो 10 साल में 10 लाख का लाइसेंस लूँगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी एक ही बार 10 साल का लेगा तो उसे मैं 7 लाख में ही लाइसेंस दे दूंगा। तो कोई व्यापारी सोचेगा चलो भाई लाइसेंस तो हमको लेना है, चूँकि व्यापार तो करना है, तो क्यों ना क्यों हमारा 3 लाख बच जाए। इस तरीके से वो 10 साल यानी 10 साल का लाइसेंस एक बार में दे के ही इसने राजा के राजस्व को बढ़ा दिया। वही हुआ आईने दहसाला जो शुरू किया गया था टोडरमल के द्वारा और किसके अंडर में? तो अकबर के अंडर में। और ये था क्या? एक तरह से ये 10 सालों के लिए दिया जाने वाला लाइसेंस था व्यापारी लोग को। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट कीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है इस बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ईयर दीने इलाही स्टार्टेड। दीने इलाही की बात करते हैं, थोड़ा ये भी समझ लेते क्या होता है। हुआ क्या था? पता होगा कि अकबर एक पहला शासक था जिसने सबसे पहले राजपूतों से विवाह किया था। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने ही राजपूतों से विवाह करके, क्योंकि अकबर को पता था कि भारत में अगर शासन करना है तो राजपूतों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली जो अगर कोई कास्ट था तो राजपूत ही था, क्षत्रिय ही था। तो इसने क्षत्रिय से जब विवाह किया तो विवाह करने के बाद क्या किया कि इसने हिंदू धर्म को भी अपने साथ जोड़ना चाहा और इस्लाम धर्म को भी इसने जोड़ना चाहा। तो इसने दोनों को इसने इबादत खाने में बुलाया। पहले इबादत खाना जो था जब अकबर ने बनवाया था इबादत खाना, इबादत यानी इबादत करना अल्लाह को, तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था जिसमें केवल मुसलमानों को अलाउड था। बाद में इसने हिंदुओं को भी अलाउड कर दिया। हुआ क्या कि मुसलमान अपना धर्म को प्रचार किया, हिंदू अपना धर्म प्रचार किया और इबादत खाना में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसने उसको बंद करके 1580 में और 1582 में इसने क्या बना दिया? तो एक नया धर्म बनाया, दीने इलाही। और दीने इलाही को सबसे पहले धारण करने वाला या मानने वाला जो था कोई व्यक्ति तो वो था अकबर का सबसे करीबी, वो था बिरबल। बिरबल सबसे पहला व्यक्ति था जो दीने इलाही को माना था और एक बिल्कुल ही नया धर्म था जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों का तड़का था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बेस्ट कॉन्सेप्ट मिल रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंपली क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आइंदा जो भी आगे से वीडियो लाऊंगा मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसी तरह से क्वेश्चन को समझा कर बता कर आपको डिटेल में बताऊँ ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, वेयर वाज अकबर मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, जो अकबर जो ग्रेट कहा जाता है कि मुगलों में सबसे अगर कोई सबसे प्रतापी राजा था, जो अंगूठा छाप होकर भी सबसे बड़ा साम्राज्य चलाया, वो अकबर था, इसलिए अकबर द ग्रेट कहते हैं। सबको अकबर द, सब में ग्रेट नहीं लगाते, लेकिन अकबर का अकबर द ग्रेट लगाते, क्योंकि अकबर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। एक तरफ इसने युद्ध भी लड़ा था, दूसरी तरफ इसने अपने व्यापार को भी बढ़ाया था, साम्राज्य को भी बढ़ाया था। तो अकबर का मकबरा कहाँ था, ये सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है, तो सिकंदरा पड़ता है यूपी। कहाँ पड़ता है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, अगेंस्ट विच मुगल बादशाह फतवा वाज इशूड फ्रॉम जौनपुर, यानी किस मुगल बादशाह के खिलाफ जौनपुर, जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, वहां से फतवा जारी किया गया था। जी है, तो अकबर। अकबर काफ़ी ज़्यादा लीनियंट था, सभी धर्म को मानने वाला था, इसलिए कुछ मुसलमान जो थे उलेमा, उन्होंने अकबर के खिलाफ जो थे, यानी मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे, वो अकबर से काफ़ी नाखुश थे, और उन्होंने ही इसे मारने के लिए फतवा जारी करवाया था कि अकबर को जो मार देगा उसे इतनी धनराशि दी जाएगी। हालांकि उनका सपना सपना ही रहा, लास्ट में उन्हीं को वापस उल्टा मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश केम टू अकबर, पहला ब्रिटिश कौन था, पहला ऐसा व्यक्ति कौन था ब्रिटिश जो अकबर से मिलने आया था, तो वो था रॉल्फ फिंच। कौन था, रॉल्फ फिंच जो था वो सबसे पहले अकबर से मिलने आया था, लेकिन इस समय वो सिर्फ मिलने आया था, मिलकर चला गया, कोई ना व्यापार हुआ ना कुछ एक्स्ट्रा बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस आर्टिस्ट ड्यूरिंग अकबर, जब अकबर का साम्राज्य था उस समय सबसे फेमस जो सो आपका आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट को बोलते चित्रकार, वो कौन था, तो गलती से ये मत मार दीजिएगा, कुछ और याद रखिएगा, ये मेन से क्वेश्चन ये दसवंत। जी हाँ, अकबर के समय का सबसे जो फेमस चित्रकार था उसका नाम था दसवंत। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का 20 क्वेश्चन, अभी का 20 क्वेश्चन क्या अगर देखा जाएगा कॉन्सेप्ट से तो ये 30-35 क्वेश्चन हो गए। तो ये रहा आपका मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 4 वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी नए वीडियो हमारे देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है जिससे हमारा मोटिवेशन हो सके, और अगर आपका कोई मन में बात होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको पढ़ करके उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ताकि ऑफिस से आने के बाद बहुत सारा हमारा काम रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने बैच बोला था उस बैच पे मैं कायम हूँ, और आगे भी जो भी चीज़ होंगे आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, क्योंकि मेरा है कि मेरे सिलेक्शन के बाद सबका सिलेक्शन बनता है यार। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।